गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यही था। मैकेनिज्म ऑफ humoral and cell mediated immunity। यही था। इसमें अपना थोड़ा सा डिटेल में इसमें मैंने बता दिया था आपको, ये बताया था, रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि अगर कोई एंटीजन किसी होस्ट की बॉडी में अंदर से या बाहर से उद्दीपन देता है या इन्फेक्शन करता है तो उस होस्ट की बॉडी प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स शो करती है। क्या शो करती है? रेस्पॉन्स शो करती है। इस रिएक्शन को अपन बोल रहे थे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। ये जो रिएक्शन हो रही थी इसको अपन टू टाइप में डिवाइड किए थे, रिस्पॉन्स से होने को टू टाइप में डिवाइड किए थे, जिनमें से जो पहला टाइप जिसके बारे में अपन ने बात की थी वो था तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी कि ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। यही था। इसमें अपन ने ये बताया था कि इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशली एंटीबॉडी बनाई जाती है इसीलिए। ठीक है। यह मोस्टली बाहर की जो बैक्टीरिया होते हैं अगर वो श्वसन मार्ग से अपने बॉडी में प्रवेश कर जाएं तो ये उनके कारण होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये अपन ने बता दिया था। सेकंड टाइप भी अपना मैंने बताया था कोशिकीय प्रतिरक्षा कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जिसको अपन ने लिखा था सेल्यूलर इम्यून रेस्पॉन्स, ये लिखा था। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि यह सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहलाता है। इसे शॉर्ट में अपन CMI भी बोल रहे थे और ये स्पेशली अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया अवेलेबल है उनके कारण होता है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कैंसर का। यहां तक हो गया था। इसके बाद अपन ने जो फर्स्ट रिस्पॉन्स लिया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो अगर कोई एंटीजन किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप या जो एंटीबॉडी बनाने की जो रिएक्शन है इस प्रोसेस में हो गया क्या, अपन को पता है कि स्पेशली जो सेल्स बनेगी वो एंटीबॉडी बनेगी, इसीलिए अपन इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो एंटीबॉडी प्रतिजन के या एंटीजन के इन्फेक्शन के बाद या उद्दीपन के बाद जो एंटीबॉडी बनने की जो रिएक्शंस है उनको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। कितनी स्टेप्स में? 3 स्टेप्स। वो कौन कौन सी स्टेप है ध्यान से देखना। फर्स्ट है किसी एंटीजन का होस्ट की बॉडी में एंटर करना। फर्स्ट जो स्टेप है एंटीबॉडी उत्पन्न करने की ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में वो ये है कि किसी एंटीजन का होस्ट की बॉडी में एंटर करना, उसका वितरण, उसका टिश्यू में फ्यूचर एवं अपने से संबंधित एंटीबॉडी से अटैचमेंट। यह है फर्स्ट स्टेप। वापस ध्यान से सुनना।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई भी एंटीजन अब किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, उसके बाद उसकी बॉडी में वितरण होगा, उस होस्ट की बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होगा, फिर उसका संबंधित टिश्यू में या ऊतक में फ्यूचर क्या है, उसके अनुसार वो किसी एंटीबॉडी से, अपने से संबंधित एंटीबॉडी से अटैच होगा या जुड़ेगा। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगी, उस सेल या टिश्यू द्वारा उस एंटीजन की प्रोसेसिंग की जाएगी। वो सेल सोचेगी कि मेरे को इस एंटीजन के खिलाफ किस प्रकार की एंटीबॉडी बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है। तो सेकंड स्टेप में अपन ये लिखेंगे कि सेल द्वारा एंटीजन की प्रोसेसिंग एवं एंटीबॉडी निर्माण की जो रिएक्शन है उस पर कंट्रोल रखना। अभी मैंने बताया कि कितनी मात्रा में और कैसी प्रकार की एंटीबॉडी बनानी है, तो ये है अपनी सेकंड स्टेप, सेल द्वारा एंटीजन की प्रोसेसिंग एवं एंटीबॉडी निर्माण पर कंट्रोल। थर्ड स्टेप, दो स्टेप की बात कर ली, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिलीज किए जाएंगे, उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का टिश्यू एवं बॉडी लिक्विड में वितरण। जैसे मान लो एंटीबॉडी बनी, उसका टिश्यू एवं जो बॉडी का लिक्विड है, होस्ट की बॉडी का लिक्विड, उसमें वितरण होगा और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये है थर्ड स्टेप। तो ये मैंने आपको 3 स्टेप बताई है जो एंटीबॉडी बनाने के लिए होती है किसी एंटीजेनिक उद्दीपन के तुरंत बाद। क्लियर है? इसके बाद ध्यान से सुनना कि कोई भी एंटीजेनिक उद्दीपन होता है किसी होस्ट की बॉडी में, अंदर से या बाहर से, तो एक लेग अवस्था आती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सबके? मेरा कहना यह है कि जैसे ही एंटीजेनिक उद्दीपन मिलेगा किसी होस्ट की बॉडी को, तो उसमें एक लेग अवस्था, फर्स्ट कौन सी है, लेग अवस्था, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लेग, हिंदी में भी लेग, इंग्लिश में भी लेग, PHAG, फेज। यानी कि जैसे ही एंटीजन ने उद्दीपन दिया होस्ट की बॉडी में, तो एक लेग अवस्था आती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो होस्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड परिसंचरण तंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल भी 0%। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ताजा ताजा ही एंटीजन ने उद्दीपन दिया है या किसी होस्ट की बॉडी में प्रवेश किया है। तो जैसे ही प्रवेश करेगा उस टाइम किसी भी प्रकार की उस एंटीजन के खिलाफ पहले से एंटीबॉडी होगी ही नहीं। तो जो लेग अवस्था है, जो लेग फेज में है, उसमें अपन ये बताएंगे कि इस अवस्था में ब्लड परिसंचरण तंत्र में या रक्त परिसंचरण तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद लॉग फेज आती है, जिसमें उस एंटीजन के खिलाफ बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाई जाती है जो उस एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन करती है या उसको मारने का काम करती है। यानी कि इसके जस्ट उल्टा काम हो गया। इसमें एंटीबॉडीज थी नहीं रक्त परिसंचरण तंत्र में, लेकिन इसमें जैसे ही एंटीजन ने उद्दीपन दिया तो इस लॉग फेज में आते आते बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई, जो उस एंटीजन को मारने का काम या रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी। फिर आती है थर्ड फेज, स्टडी स्टेट, जिसे बोलते हैं संतुलन अवस्था। कौन सी? संतुलन अवस्था, स्टडी स्टेट फेज। इस अवस्था में क्या होगा
कि एंटीबॉडी सिंथेसिस यानी कि जो एंटीबॉडी बन रही है और जो एंटीबॉडी काम आ रही है, यानी कि एंटीबॉडी बन रही है और एंटीजन के साथ जुड़ रही है, तो एंटीबॉडी की कमी हो गई, यानी कि वो एंटीबॉडी काम में ले ली गई, तो वो क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया। तो मेरा बोलना यह है कि इस संतुलन अवस्था में क्या होगा, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है, वो एवं जो एंटीबॉडी का अपचयन हो रहा है या कमी हो रही है, वो दोनों रिएक्शन बराबर हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या है, संतुलन अवस्था या स्टडी स्टेट फेज। यानी कि एंटीजन ने एंटर किया, इन्फेक्शन किया, बहुत अधिक मात्रा में लॉग फेज में एंटीबॉडी बने, जो उस एंटीजन के साथ जुड़ेगी तो कमी आएगी। तो एंटीबॉडी का बनना और कम होना दोनों बैलेंस में हो जाते हैं। कुछ ऐसी फेज आती है जो थर्ड फेज है, जिसका नाम है संतुलन अवस्था या स्टडी स्टेट फेज। क्लियर है? अब लास्ट फेज एक और बच जाती है, पतन की अवस्था, जिसे बोलते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन। अब मरेगा कौन यहां पे, देखना, इस अवस्था की जस्ट उल्टा काम होगा इसमें। कैसे? इसमें एंटीबॉडी का सिंथेसिस और अपचयन दोनों बैलेंस में थे, लेकिन इसमें बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि इसमें जैसे एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ रही है, तो उस एंटीबॉडी की कमी हो रही है। करीबन सारी जो एंटीजन थे वो एंटीबॉडी के साथ जुड़ गए, अब नई एंटीबॉडी बनना बंद हो गई। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि एंटीबॉडी का अपचयन की जो रेट है वो तो इस अवस्था में बढ़ जाती है, और उसका एंटीबॉडी का सिंथेसिस वाली जो रेट है वो कम हो जाती है। इसीलिए इसे बोलते हैं पतन की अवस्था या फेज ऑफ डिक्लाइन। क्लियर है? इसी को अपन एक चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से समझे तो ये चारों की चारों फेज अपन को बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। अब देखना, ये मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसा, ये मेन पॉइंट 0, ये अक्स, ये वाई, ऐसा बनाते आप फिजिक्स में बनाते हो, केमिस्ट्री में बनाते हो। तो यहाँ पे अपन ये चारों अवस्थाओं को एक ग्राफ में प्रदर्शित करें तो अपने आसानी से समझ में आएगा। कैसे? आपने सिग्मोइड वक्र बनाया होगा ऐसे, ऐसे। अब ध्यान देना, इसमें अपन को चारों अवस्थाएं अगर प्रदर्शित करनी हो तो कैसे करेंगे? अब देखना, जो फर्स्ट मैंने डॉट डॉट रेड मार्कर से शो किया है, ये है अपनी स्टार्टिंग की लेग फेज। यानी कि मैंने इसमें बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक भी एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती है। तो ये वाली हो गई कौन सी? ये वाली लेग फेज। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी एंटीजन ने इन्फेक्शन किया ही है, एंटर किया ही है, तो स्टार्टिंग में कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है उसके खिलाफ। तो ये डायग्राम जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, तो ये होगी लेग फेज। इसके आगे ग्राफ एकदम से देखो ऊपर गया है ऐसे यहाँ तक, तो ये मैंने कौन सी अवस्था में बताया था? लॉग फेज में, क्योंकि एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में बनेगी तो डायग्राम अपने आप, ये जो चार्ट है, ये लाइन अपने आप ऊपर जाएगी, ये ग्राफ अपने आप ऊपर चला गया। तो ये वाली हो गई लॉग फेज। ठीक है? लेकिन मैंने थर्ड ये बताई थी कि एक अवस्था ऐसी आती है कि एंटीबॉडी का सिंथेसिस और उसका अपचयन दोनों बैलेंस में होते हैं। तो ये जो लाइन है आप अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये वाली लाइन यहाँ पे आके ऐसे कुछ टाइम तक ऐसे बराबर चली है ऐसे। ठीक है? तो ये वाली कहलाएगी स्टडी स्टेट।
स्टडी स्टेट। ठीक है, स्टडी स्टेट, ये लॉग फेज, ये लेग फेज। अब एक और बच गई, फेज ऑफ डिक्लाइन, यानी कि कुछ समय बाद जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है, ये उनकी जो रेट है वो कम हो जाएगी और पतन की अवस्था या जो एंटीबॉडी की अपचयन की रेट है वो बढ़ जाएगी, तो ग्राफ अपने आप नीचे आएगा एकदम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ग्राफ एकदम नीचे आ रहा है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई? फेज ऑफ डिक्लाइन, पतन की अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं को अपन इस ग्राफ के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, जिससे अपन को समझने में और समझाने में आसानी रहेगी। स्टार्टिंग में एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए ये जो ग्राफ है बहुत ही स्लोली है, लेकिन कुछ टाइम बाद एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही फास्ट। इस जो ग्राफ क्या है अपने आप ऊपर बढ़ेगा, एकदम से यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाद जस्ट बैलेंस में हो जाएगा, फिर एकदम नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी अपनी एंटीजेनिक उद्दीपन के बाद आने वाली होस्ट की बॉडी में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं। क्लियर है? इसके बाद अपन छोटा सा टॉपिक और है इसमें, अपन चल रहे हैं अभी इसी में, तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में। अब ध्यान से सुनना, एंटीजेनिक उद्दीपन के फलस्वरूप रिलीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही एंटीबॉडी बनी तो उस टाइम 2 टाइप के रिस्पॉन्स शो किए जाते हैं होस्ट की बॉडी के द्वारा। अब वो कौन कौन से रिस्पॉन्स होंगे ये तो आपने नोट कर लिया होगा। मैंने कहा कि जैसे ही एंटीजन उद्दीपन देगा उसके फलस्वरूप जो रिलीज होगी एंटीबॉडी, उनके रिस्पॉन्स जो होते हैं एंटीबॉडी के 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, यानी कि प्राथमिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। अब इसमें ध्यान से सुनना, यह रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीजेनिक उद्दीपन के तुरंत बाद ही दिखाई देगा, यानी कि जैसे ही उद्दीपन मिला उसके तुरंत बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स अपन को दिखाई देगा। यह सोल्ट एवं स्लो स्पीड से होता है, यानी कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वह स्लो स्पीड से होगा, यानी बहुत धीरे धीरे शो होगा और कम टाइम के लिए होगा। इस रिस्पॉन्स में लेग फेज है ना, ये वाली लेग फेज लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन न के बराबर होता है। तो वापस ध्यान से सुनना, एंटीजेनिक उद्दीपन के तुरंत बाद रिलीज एंटीबॉडी 2 टाइप के रिस्पॉन्स शो करती है, जिसमें पहला है प्राइमरी रिस्पॉन्स जो एंटीजेनिक उद्दीपन के तुरंत बाद दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है। यह स्लो स्पीड से होता है एवं कम टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इस रिस्पॉन्स में लेग फेज लंबी होती है। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अपन क्या बताएंगे कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसमें ये जो लेग फेज है यह सोल्ट होगी, छोटी सी होगी, यानी कहने का मतलब लॉग फेज चलेगी, तो एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाएगी। इसमें मैंने कहा था पहले वाले में कि लेग फेज लंबी होती है, इसका मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन न के बराबर होता है, तो ये अपन पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या बताएंगे अपन कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में लेग फेज छोटी होती है, ठीक है, अधिक टाइम के लिए होती है और पावरफुल होती है, यानी कि जस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स के उल्टा काम हो रहा है। इसमें लेग फेज लंबी चल रही थी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन न के बराबर हो रहा था,
यह शॉर्ट टाइम के लिए हो रही थी, स्लो स्पीड से हो रही थी। लेकिन इसमें लेग फेज शॉर्ट टाइम के लिए है, इसलिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होगा, फास्ट स्पीड से होगा और अधिक टाइम पीरियड के लिए होगा। तो ये 2 टाइप के रिस्पॉन्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एक मेन चीज, अपन ने आइसोटाइप्स पढ़े हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE पढ़े। तो ये जो अपन ने प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़े हैं, इनमें भी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है उसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है इसमें मोस्टली IgM नामक इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसमें मोस्टली जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है वो है IgG। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब कैसे बन रही है प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगर आपको इन इम्यूनोग्लोबुलिन की डिटेल मालूम हो तो अपन ने इसमें ये लिखा था IgM में कि अगर किसी होस्ट की बॉडी में कोई बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले रिएक्शन के लिए तैयार रहती है, सबसे पहले रिएक्शन के लिए तैयार रहती है। और ये कौन सी रिएक्शन करती है, फेगोसाइटोसिस या साइटोलाइटिक जैसी रिएक्शन करती है, जो कम टाइम के लिए होती है, ये अपन ने लिखा था। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन। सेकेंडरी में IgG, क्योंकि ये बच्चे को स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक सुरक्षा प्रदान करने वाली है, इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, IgG, क्योंकि अपन ने सेकेंडरी रिस्पॉन्स में लिखा है क्योंकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, पावरफुल है ये, और लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये, इसीलिए इसमें IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जो पोलियो की वैक्सीन आती है उसमें डायरेक्टली हेवी डोज नहीं देते अपन को। सबसे पहले आपको याद हो तो पहले अपन को जो डोज पिलाई जाती थी, पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती थी, उसमें 1 बूंद पिलाई, फिर 2 बूंद पिलाई, फिर लास्ट में 3 बूंद 4 बूंद पिलाई अपन को, फिर बंद कर दिया। तो जो पोलियो की जो वैक्सीन है, जो खुराक है जिसे बोलते हैं डोज, सबसे पहले पोलियो की जो सबसे पहले अपन को वैक्सीन मिली, मात्रा मिली, उसे बोलते हैं प्राइमरी डोज, यानी कि प्राथमिक खुराक। उसके बाद मिली अपन को सेकेंडरी डोज, यानी दूसरी खुराक मिली। यानी ये प्राइमरी डोज कुछ हल्की थी, इससे कुछ भारी, या इसमें 1 बूंद दी अपन को, इसमें 2 बूंद दे दी। और जो तीसरी खुराक मिली अपन को पोलियो की अपनी कुछ बड़े होने के बाद, वो कहलाई बूस्टर डोज। कौन सी कहलाई, बूस्टर डोज, या तृतीय खुराक जिसे बोलते हैं बूस्टर डोज, जो एक प्रकार की लिविंग वैक्सीन होती है। लिविंग वैक्सीन, यानी कि ये जो वैक्सीन दी है अपन को, उसमें जीवित बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, लिविंग वैक्सीन। तो ये अपन ने एग्जाम्पल लिया है इसमें। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई होस्ट है, उसकी बॉडी में पहले से कोई एंटीबॉडी विचरण कर रही है, यानी एंटीबॉडी बनी हुई है किसी एंटीजन के खिलाफ। अगर अपन और एंटीजन बाहर से उसकी बॉडी में डाल दें इंजेक्शन के माध्यम से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी अचानक ही। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने बाहर से और एंटीजन दे दिया उसको। तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ेगी तो एंटीबॉडी की मात्रा में तो कमी होगी ही होगी। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फेज। ये कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि उस होस्ट की बॉडी में जो एंटीबॉडी विचरण कर रही थी उनका अटैचमेंट हो गया किसके साथ, एंटीजन के साथ। इसीलिए कुछ टाइम के लिए उस होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी की कमी हो गई, इसीलिए इस अवस्था को अपन बोलेंगे नेगेटिव फेज। लेकिन कुछ टाइम बाद होस्ट की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, तो वापस एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये था अपना आज का टॉपिक, तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कंप्लीट है। अपन ने इसमें इन अवस्थाओं का एक ग्राफ भी बनाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेकंड रिस्पॉन्स था अपना एंटीबॉडी उत्पन्न करने का, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, अपन उसकी चर्चा करेंगे। और उस टॉपिक के साथ ही अपनी ये जो फर्स्ट यूनिट थी इम्यूनोलॉजी में, ये कंप्लीट भी हो जाएगी। धन्यवाद।